Hello students, I am Divya Kathiria and we are going our business subject. It means OCM, Organization of Commerce and Management. In last lecture we are seen about the nature of management, chapter number 1, and we are seeing the different type of activities, economic, non-economic, and if we are want to income, fees and salary, then we choose the economic activity, and if we want to do some sympathy, some love, some patriotism according to some peoples, and then we have a no motive of a income, no motive of a money, at that time we are choosing the non-economic activity. Clear? If we want to get income, money, we are choosing the economic activity. If we not want to getting any money or any financial motive, then we are choosing the economic activity. But if we have an income motive, at that time we have a three option. First one is business, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. इन तीनों चीज़ों को चूज करके आप कैसे भी इनकम कर सकते हो. अगर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया था बिजनेस के रिलेटेड कि भाई बिजनेस क्या होता है. अगर लीगली प्रॉफिट करके आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो तो वो आपका बिजनेस बन जाता है, या तो फिर उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे थे. तो आज वही बिजनेस को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. बट टुडे आवर टॉपिक इज दैट रिस्क अबाउट द business. It means if you are doing any business is future is totally uncertain and we have a many type of risk in our practical life. Clear? तो हम लोगों के पास mainly two type के risk होते हैं. First one is natural risk and second one is a man-made risk. What is a natural risk? If human being cannot control on the risk and is totally uncertain, it means it calls a natural risk. यानी कि जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, अगर वो एक्टिविटीज़ हैपन होती है तो हमें बेयर करनी ही पड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिस्क. उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल है अर्थक्वेक है, फ्लड है, फेमिनाज है, ड्रॉट है. अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे कोई कंट्रोल में नहीं होती, और जिसके वजह से जो बिजनेस का नुकसान होता है वो हम लोगों को कंपलसरी बेयर करना ही पड़ेगा. और सेकेंड वन टाइप कौन सा वाला है, मैन मेड रिस्क. इट मीन्स इफ ह्यूमन बीइंग कैन कंट्रोल द रिस्क एंड bear the risk and is not totally uncertain, it's uncertain but not totally uncertain, it's called the man-made risk. क्लियर? मेन मेड रिस्क क्या हो सकता है, यानी कि हम लोगों ने खुद क्रिएट किए हैं, यानी कि इंसान के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, जिसके ऊपर इंसान का थोड़ा बहुत कंट्रोल है और जिसको हम लोग इजीली यानी कि थोड़े बहुत मेहनत करेंगे तो बेयर कर सकते हैं. तो ये सारे रिस्क कैसे हो जाएंगे, मेन मेड रिस्क है. मेन मेड रिस्क में क्या क्या हो सकता है, एक तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा बन सकता है कि हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दे, हमसे पूछकर तो करेंगे नहीं, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, या तो फिर कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है हमारी फैक्ट्री में. तो ये सारे चेंजेस कैसे है कि मेन मेड रिस्क है, यानी कि हम लोगों ने खुद कवर किए हैं और हम लोग उसको बेयर कर सकते हैं. अब ये दो रिस्क आने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं कि ये रिस्क क्यों आ सकता है. तो उसका हमारा जो नेक्स्ट वन है टॉपिक है वो कॉजेस ऑफ अ बिजनेस रिस्क, यानी कि अगर हम लोग बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज दैट चेंज इन अ टेक्नोलॉजी. ज़रूरी नहीं है कि आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कल होने ही वाली है और उसके आगे के दिनों में भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. अब नया मॉडर्न ज़माना है तो कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है और जिसके ऊपर हमारा कोई मतलब ओवरकम नहीं है. अगर हमें कंपटीशन में रहना है, मार्केट में टिकना है बाकी सारी कंपनियों के अकॉर्डिंग, तो हमें टेक्नोलॉजी जैसे डे बाय डे अपडेट होती है हमें भी अपडेट करनी पड़ेगी. लेकिन उसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि भाई जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ है, पुराने वर्कर है, उन लोगों का क्या हो जाता है, एक टेक्नोलॉजी के साथ एक कनेक्शन हो जाता है और उसका एक हैबिट हो जाता है. तो अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉइज़ पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको पुरानी टेक्नोलॉजी आती है तो नए टेक्नोलॉजी सीखने में उसका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और जिसके वजह से हमें उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ सकती है, थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ सकता है. अगर चेंज करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी में तो उसकी वजह से पहले तो फ़ायदा क्या होगा, तो ही हम लोग रिस्क बेयर करेंगे कि भाई अगर कोई फ़ायदा ही नहीं है तो हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार क्यों होंगे. क्लियर? तो उसके मेन फ़ायदे क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट वन है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाए, हमारे जो गुड्स की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए,
हमारा टाइम कंज्यूमिंग पहले जो ज़्यादा जाता था वो कम हो जाएगा, वर्कर का जो फिजिकल वर्क है वो भी कम हो सकता है। इट मीन्स अगर नए टेक्नोलॉजी लाते हैं तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो रिस्क लेने का भी बनता है। यानी कि हमें हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको नॉलेज देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। देन आफ्टर अगर कोई एम्प्लॉय नहीं कर पाता है तो हम लोग उसको काम पे नहीं रख सकते। फिर सेकेंड वन है थ्रेट ऑफ अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। इट मीन सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का पहले तो मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक चीज़ की जगह पे हम लोग दूसरी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी प्रोडक्ट। इट मीन्स चाय अगर हमारे पास बहुत महंगी अवेलेबल है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अगर हमारे पास बासमती राइस के प्राइस नहीं है तो हम लोग कोई हल्के वाले सस्ते वाले राइस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे मिल्क के अलग अलग पाउचेज होते हैं, बॉटल्स होती है, उसमें भी बहुत प्राइस का डिफरेंस होता है। अगर हम लोग गोल्ड प्रेफर नहीं कर सकते तो हम लोग शक्ति प्रेफर करेंगे। तो ये क्या है, सब्सिडरी प्रोडक्ट है। उसके वजह से हमें क्या होगा कि भाई चलो अगर हम लोग मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और अगर उसका सब्सिडरी प्रोडक्ट अवेलेबल है, इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि लोग हमारा नया प्रोडक्ट परचेज करेंगे ही करेंगे। क्लियर। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अगर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो लोग क्या हो जाएंगे, सब्सिडरी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर ये सब्सिडरी प्रोडक्ट होता ही नहीं तो क्या होता कि बाय हुक और क्रूक लोगों को हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना ही पड़ता। क्लियर। फिर है कंपटीशन। थर्ड वन कॉज है कि अगर हम लोग रिस्क लेते हैं तो क्यों लेते हैं, तो है कंपटीशन। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है ना राइट नाउ के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो क्या है, कंपटीशन। अगर आपको मार्केट में टिकना है इट मीन्स आपको कंपटीशन को बीट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कॉप अप विद द कंपटीशन, अदरवाइज no demand for your products, no supply for your products and your business is totally go down। अगर आप कंपटीशन में रह ही नहीं पाते हो, फॉर एग्जांपल अगर उसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल लेना तो पहले मार्केट में सिर्फ कॉलगेट ही था एज अ टूथपेस्ट। हम लोग आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूथपेस्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को एक कोलगेट दो। क्लियर। मेरे को इसका वाला कोलगेट दो। कोलगेट एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है जो उस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कैसा होता गया, जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता गया, जैसे जैसे लोग के प्रेफरेंस टेस्टिस चेंज होते गए, लोगों ने क्या किया, कॉलगेट जो सिंपल था टूथपेस्ट उसके ऊपर से लोग जेल टूथपेस्ट में शिफ्ट होने लगे। क्लियर। और अगर कॉलगेट का जो मार्केट टूटा है वो किसके वजह से टूटा है, उसने जेल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके पहले बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो क्लोजअप वगैरह है वैसी कंपनी जेल इंट्रोड्यूस कर चुकी थी। तो उसके वजह से जो कॉलगेट का पूरा मार्केट था ना वो कैसा हो गया, डाउन हो गया। इट मीन्स कंपटीशन में अगर कोई और बंदा आ जाता है तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हम उससे ज़्यादा बेटर अच्छा वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। क्लियर। फिर कंपटीशन किस किस के थ्रू हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, हमें कम प्राइस भी देना पड़ेगा, एडवर्टाइज भी करनी पड़ेगी, अलग अलग वैरायटी भी देनी पड़ेगी, और वो भी कैसे, विथ रीजनेबल प्राइस। और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज कह सकते हैं। फिर है लेजिस्लेशन, इट मीन्स लॉ। हमारे इंडियन कंपनी में या तो फिर इंडियन बिजनेस को अगर रन करना है तो हमें कंपलसरी हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सारे फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उसके वजह से जो भी हम लोगों को फ़ाइन पे करना पड़ता है या तो फिर जो भी सज़ा होती है वो हम लोगों को करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, जो भी हमारी जनरलमेंट पॉलिसीज़ होती है वो फ्रेम होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं कि भाई आप पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, कस्टमर को हार्मफुल प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, आपका जो कंपनी है वो आप रेजिडेंशियल एरिया में सिचुएटेड नहीं कर सकते। तो ये सारे जो इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो हमें सब कुछ फॉलो करने ही पड़ेंगे। और अगर हम लोग ऐसा लोकेशन फाइंड नहीं कर पा रहे तो एट द एंड ऑफ द लॉस किसका होने वाला है, हमारा ही होने वाला है। फिर नेक्स्ट वन है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमारी जो कंपनी की डिमांड होने वाली है, हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड होने वाली है वो ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ सेम ही रहेगी। हो सकता है कि आज हमारी जो कंपनी की प्रोडक्ट है उसका डिमांड 100 यूनिट हुआ है, कल ऐसा हो सकता है कि 0 यूनिट भी होगा, उसके बाद के दिन में ऐसा भी हो सकता है कि 500 यूनिट भी होगा। यानी कि डिमांड का रेशियो कभी भी श्योर या तो फिर टोटली स्टेबल नहीं रहेगा। वो कैसे रहेगा, वो टोटली डिपेंड्स रहेगा कस्टमर के ऊपर। अगर हमारी चीज़ 10 रुपये में मिल रही है
सेम एज इट इज़ चीज़ ऐसे ही मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। हमारी बाजू वाली कंपनी ने अगर वो 9 रुपीज़ में इंट्रोड्यूस करी है, इट मीन्स हमारा जो डिमांड है वो टोटली कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि डिमांड भी हम लोगों को जो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है वो भी हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा अगर डिमांड लॉस हुआ, इट मीन्स हमारा जो सेलिंग का रेशियो है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिमांड चेंजेस कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई चीप चीज़ें हैं तो उसके ऊपर मूव हो जाएंगे, यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग डिमांड चेंजेस होती है, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, जनरेशन के अकॉर्डिंग होती है, प्राइस के अकॉर्डिंग होती है, इन्फ्लेशन यानी कि अगर स्कैरसिटी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके वजह से भी डिमांड चेंज हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें हमारे बिजनेस के लिए कंसिडर करने पड़ेंगे। फिर लास्ट वन रिस्क है फिजिकल रिस्क। अब फिजिकल रिस्क में क्या होगा, फिजिकल रिस्क ऑल्सो डिक्रीज द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। लाइक अगर हम लोग फिजिकल जो छोटे बहुत डे बाय डे एक्सपेंसेस करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि फिजिकल हमारे जो रिस्क है छोटे छोटे थोड़े थोड़े से ऐसे, अगर कोई गुड्स है वो ख़राब हो गया है, या फिर कोई मशीनरी रिपेयर करवाना है, या तो फिर उसका मेंटेनेंस देना है, फिर कोई मशीनरी ऐसी है जो बंद पड़ी है लेकिन हम लोग उसको बेच भी नहीं सकते, तो ऐसे जो छोटे बड़े खर्चे होते हैं उसका भी रिस्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़ होने ही वाला है। फिर डैमेज ऑफ अ गुड्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसमें हमारा गुड्स थोड़ा बहुत डैमेज हो गया तो वो हमारा सब क्या हो जाएगा, लॉस ही हो जाएगा। इन शॉर्ट हमारे पास 6 जो टोटल रिस्क बोल सकते हैं वो है अवेलेबल है, कि जिसके वजह से मेन मेड या तो फिर जो अलग अलग रिस्क बोल सकते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए हैपन हो सकते हैं। क्लियर। अब ये हमारा जो बिजनेस का पार्टीशन था ना वो टोटली कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वन जो हमारा है प्रोफेशन, कि जिसके थ्रू भी हम लोग इनकम कर सकते हैं। पहले तो है प्रोफेशन का डेफिनेशन, कि प्रोफेशन हम लोग किसको बोल सकते हैं। फर्स्ट वन है अ पर्सन विथ अ स्पेशलाइज स्किल, यानी कि कोई एक बंदा है जिसके पास सबसे अलग स्पेशल स्किल अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रोवाइड द सर्विस एंड अर्न फीस, इट्स कॉल्ड प्रोफेशन। कोई एक बंदा है जिसके पास स्पेशल पावर है, नॉलेज है, स्किल है, एजुकेशन है, और जो वो सर्विस प्रोवाइड करके अगर फी चार्ज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो आप अगर स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ता है, फीस पे करना पड़ता है। और इट मीन्स यहाँ पे आपके जो टीचर्स आते हैं, जो फैकल्टीज आती है, वो सारी क्या होती है, प्रोफेशनली स्किल्स होती है, यानी कि एजुकेटेड सारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने एजुकेशन की सर्विस के बिहाफ में आपसे फीस चार्ज करते हैं। तो ये टोटली एग्जाम्पल कैसा हो गया प्रोफेशन का। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है तो उसके पास स्पेशल नॉलेज है अपने डॉक्टरी का, तो अगर हम लोगों को कोई बीमारी हुई है, हमें दवाई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फीस देना पड़ेगा। अगर लॉयर है उसके पास भी उसका लॉफुल अलग से स्पेशल नॉलेज है, अगर हम लोगों को कोई केस लड़ना है या फिर कुछ करना है तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, फीस। यानी कि अगर हम हमारे नॉलेज के बदले में अगर फी चार्ज कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। उसके कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड एजुकेशन चाहिए। अब कोई बिजनेस है ना, तो चलो अगर हमारे पापा नहीं एब्सेंट है या फिर कहीं काम पे बाहर गए तो हम लोग उसका बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, तो उसके हिसाब में हम लोग कोई अलग बंदा अपॉइंट नहीं कर सकते। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि चलो आज डॉक्टर है वो बाहर जा रहे हैं तो कंपाउंडर तू आज सबको दवाइयाँ दे देना, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। यानी कि जो बंदे के पास नॉलेज है, स्किल है, सिर्फ वही बंदा प्रोफेशन को यूज कर सकता है। फिर सेकंड वन है चार्ज द फी फॉर परस्यूइंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि अगर वो फी हम लोगों को से चार्ज करता है तो उसके बदले में वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड अ सर्विस, हमारा जो प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव गोल होता है वो क्या होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, और जिसके बदले में वो लोग फीस चार्ज करते हैं। फिर है इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर है तो उसका नॉलेज उसके पास ही रहेगा, वो किसी और बंदा उससे छीन नहीं सकता। यानी कि नॉलेज एक ऐसा पावर है कि जो आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट रख सकते हो और जिसके थ्रू आप इनकम कर सकते हो। फिर है देयर इज़ अ नो रिलेशन विथ प्रोडक्टिविटी,
यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई रिलेशन नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई टीचर्स है तो उसको दिन के 10 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। वो 1 लेगा तो भी चलेगा, 10 लेगा तो भी चलेगा, 50 लेगा तो भी चलेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो अगर वो ऐसा चाहता है कि मेरे को आज 5 ही पेशेंट अटेंड करना है तो भी चलेगा। अगर वो 100 पेशेंट को भी अटेंड करता है तो भी चलेगा। यानी कि आपके क्वांटिटी का यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एंड फिर देन आफ्टर है इट्स लेड डाउन बाय द स्पेसिफिक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये प्रोफेशन अगर हम लोगों को फॉलो करना है तो जनरली हमें कोई ना कोई एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट होती है उसके साथ जुड़े रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो IIT के थ्रू पूरे इंडिया में उसका जो मतलब कन्वर्सेशन कंट्रोल होता है वो पूरा होता है। डॉक्टर का पूरा एक एसोसिएशन होता है जिसके थ्रू सारे डॉक्टर्स को उसके रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। लॉ का जो पूरा होता है वो हमारे जो भारत का संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सारे लॉ सबको फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि अगर प्रोफेशन हमें यूज़ करना है तो कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर? प्रोफेशन किसे कहेंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो क्या होगा कि भाई जो भी बंदे के पास स्किल है, नॉलेज है, एजुकेशन है, जो सर्विस प्रोवाइड करके फी चार्ज कर सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक है, नॉलेज होना चाहिए, फी चार्ज कर सकता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के साथ कोई उसका रिलेशन नहीं है और उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ रिलेट करना पड़ेगा। क्लियर? फिर जो थर्ड वन वाला हमारा जो एक्टिविटी है वो है एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमारे पास 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अवेलेबल थे। फर्स्ट वन था बिजनेस, सेकेंड वन था प्रोफेशन और थर्ड वन है अब एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हम लोग किसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब, वन टाइप ऑफ जॉब। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, जिसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। और ये टोटली कैसा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे होते हो? सैलरी के लिए कर रहे होते हो। क्लियर? रिटायर उसका जो मतलब रिटर्न में क्या मिलता है, उसमें एक फिक्स सैलरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चलो आज 500 रुपये दिए आपको कल 300 रुपये मिलेंगे, फिर 100 मिलेंगे। एक फिक्स सैलरी होता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर के पैकेजेस भी हो सकते हैं। वो अपनी अलग अलग कंपनी के या तो फिर बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर? उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, फिक्स सैलरी इज पेड ऑफ अ फिक्स टाइम पीरियड। अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको 12 to 5 जॉब करना है या फिर 7 to 12 करना है, 9 to 5 जॉब करना है। आपका टाइम पीरियड क्या होता है? फिक्स होता है। और जिसके वजह में आपको जो सैलरी मिलती है वो भी कैसी होती है? फिक्स होती है। यानी कि आपका टाइम पीरियड भी फिक्स होगा और आपका सैलरी भी फिक्स होगा। अदर बेनिफिट्स हम लोगों को क्या क्या मिल सकते हैं? ऑल्सो अवेलेबल द फैमिली इंश्योरेंस अगर दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो अपने वर्कर का ध्यान रखते हैं, तो उसके बच्चे को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन फॉर चाइल्ड होता है, फिर उसको पेंशन देते हैं, उसका मेडिक्लेम करवा के भी देते हैं। उसके अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सब का इंश्योरेंस वगैरह देते हैं। कभी कभी एक आध साल में एक आध बार उन लोगों को घुमाने के लिए, पिकनिक ऐसे करने के लिए भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे सारे फ़ायदे अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड्स किसके ऊपर होता है? जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर थर्ड वन है दे हैव टू परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो वर्क मिला है उसको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बदले में उसको क्या मिलता है? सैलरी। फिर है एम्प्लॉयज़ आर द प्री डिटरमाइंड रिलेटेड टू। अगर हम लोग एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो उसके पास पहले तो क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम लोग कोई अकाउंटेंट के लिए जॉब अपॉइंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि भाई तुझे अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन होना चाहिए। फिर है वर्किंग आवर्स, कितने वर्किंग आवर तेरे को काम करना पड़ेगा। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसको क्या मिलेंगे। ये सब कुछ हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं। क्लियर? अगर किसी पोस्ट के लिए हम लोग किसी बंदे को फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम लोग पहले से ही बोल देंगे कि भाई हमें इतना एजुकेशन वाला बंदा चाहिए, इतना सैलरी हम लोग देंगे उसको, इतने इतने अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, इतना उसका टाइम पीरियड रहेगा। जो बंदे इंटरेस्टेड होंगे वो आपके लिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएंगे। फिर नेक्स्ट वन है इट्स अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। ये डिपेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो अगर उन्होंने आपको रखा तो आप काम कर पाओगे। इट मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो वर्कर होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, उस इंस्टीट्यूट या फिर उस कंपनी के ऊपर होगा।
Employer and employee will have a bond to follow the all the रूल्स, यानी कि अगर हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी के जितने रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, उसके लिए हम लोग बाउंड होते हैं कि भाई हमें फॉलो उसको करना ही पड़ेगा। अगर किसी कंपनी ने ऐसा बोला है कि आपको ये लीगल जो रूल्स रेगुलेशन है हमारी कंपनी के वो फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम लोग उसके बियॉन्ड जाके काम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है, या तो फिर वो लोग हम लोगों को निकाल भी सकते हैं। क्लियर। एंड लास्ट वन इज दैट नो नीड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हमें कहीं पे जॉब करना है तो हमें हमारे खुद के पैसे कभी डालने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है, सैलरी बेस आप पर्सन होते हो और आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर। एक बार हम लोग एम्प्लॉयमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, जॉब होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसके बदले में आपको रिटर्न में क्या मिलता है, कोई फिक्स सैलरी मिलता है, कोई फिक्स अमाउंट मिलता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल है सीए है, टीचर है, गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज़ है, या तो फिर कोई कंपनी में वर्कर काम कर रहा है, लेबर है, अकाउंटेंट है, ये सारे आपको फिक्स टाइम के लिए फिक्स सैलरी मिलेगा। अलग अलग बेनिफिट्स अगर कंपनी दे रही है तो वो भी मिलेगा। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क दिया है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशन, पोजीशन, सैलरी सब कुछ पहले से डिसाइड होगा। ये डिपेंडेंट एक्टिविटी है, क्योंकि हम खुद इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉई को सारे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करने के लिए वो बाउंड है, ही हैव टू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ही बाउंड फॉर द प्री डिटरमाइंड। क्लियर। वो पहले से उसके लिए बाउंड होता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोगों को सैलरी चाहिए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर गाइस। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसके अंदर वी हैव ए 3 ऑप्शन फॉर द अर्निंग मनी और फाइनेंशियल मोटिव। फर्स्ट वन इज अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप प्रोफेशन कर सकते हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, फीस मिलती है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। क्लियर।